आलोचना से बचें, इससे सुधार नहीं होता। अगर आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें, उसी के लिए जिएं और मरें। निश्चिंत ही आपको वह खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, 7 मई 1931। पुलिस और एक दोषी आदमी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंतिम चरण में पहुंची मुठभेड़ लोगों में बहुत रोमांच पैदा कर रही थी। वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपे दुनाली बंदूक नाम से मशहूर दुर्दांत हत्यारे क्रार्ले को चारों ओर से घेर लिया गया था। हत्यारा क्रार्ले न तो सिगरेट पीता था न शराब। ऊपर की मंजिल पर छिपे क्रार्ले को 150 से अधिक पुलिसकर्मी धरती से लेकर छत तक घेरे हुए थे। पुलिस ने छत को भेदकर आंसू गैस के इस्तेमाल से इसे दुर्दांत हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की कई इमारतों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। कई घंटों तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा गोलियों की बौछार होती रही। एक कुर्सी के पीछे छिपा क्रार्ले पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के लोगों ने ऐसा नज़ारा संभवतः ही देखा हो, इसलिए हजारों लोग इस मुठभेड़ का रोमांच उठा रहे थे। आखिर क्रार्ले को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने बताया, क्रार्ले न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। वह इतना चौकन्ना और चालाक था कि आहट मिलते ही किसी को भी मार देता था। दुनाली बंदूक उर्फ क्रार्ले पर जब पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी, तब उसने एक चिट्ठी लिखी। मेरी शर्ट के नीचे एक बड़ा दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए। इसके कुछ समय पहले की बात है। क्रार्ले लॉन्ग आइलैंड पर गांव की एक वीरान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा था कि तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास पहुंचा और लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। इतने पर ही बेरहम क्रार्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस वाला मरकर जमीन पर गिर गया तो क्रार्ले ने एक और गोली उसके सीने में दाग दी। वहीं बेरहम क्रार्ले कह रहा था, मेरी शर्ट के नीचे एक दयालु परंतु दुखी दिल है, ऐसा दिल जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्रार्ले को उसकी बेरहम कारनामों के लिए मृत्यु दंड मिला। जब उसे सिंग सिंग कारावास में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, यह लोगों की जान लेने की नहीं, खुद को बचाने की सजा है। इस कथा का सारांश यह है कि क्रार्ले अपने किसी भी अपराध के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था। आप मानते हैं कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात हो सकती है क्या? तो यह कहानी सुनिए। अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन मैंने लोगों के दुख दर्द दूर करने, उन्हें सुखी बनाने में खपा दिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियाँ और पुलिस से लुका छिपी। ये विचार अमेरिका में शिकागो के सबसे कुख्यात दोषी अल कैपोन के हैं। कैपोन भी अपने कुकर्मों के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानता था, बल्कि वह खुद को बड़ा परोपकारी मानता था। उसका मानना था कि लोग उसे समझ नहीं सके। डच शुल्ट भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबारी इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह भलाई करता है और उसे अपने काम पर पूरा यकीन भी था। न्यूयॉर्क के कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉस मेरे जानकार थे। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल के बहुत कम दोषी खुद को गलत समझते थे। ज़्यादातर अपने गलत कामों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश करते थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक लूटा। इन्हीं कुतर्कों से हर दोषी आदमी खुद को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अगर अल कैपोन, क्रार्ले, डच शुल्ट या फिर जेल में बंद ज़्यादातर दोषी खुद को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वे खुद को क्या कहते हैं, जिनसे हमारा
दैनंदिन सामना होता है। अमेरिकी स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वाना मेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोषी देना निरी मूर्खता है। वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था। मेरे पास सिर खपाने के लिए बहुत अपनी खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर मैं इस बात में वक्त क्यों बर्बाद करूं कि भगवान ने सबको सोचने की एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी। बीसियों गलतियां की और 33 साल में जो सबक सीख पाया उसे वानामेकर ने जल्दी ही सीख लिया था। बाद में मैं समझा कि 100 में से 99 लोग जो त्रुटि करते हैं उनके लिए अपने आप को कभी कसूरवार नहीं मानते, कभी भी उन्हें अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती, वे कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते। किसी की आलोचना करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि आलोचना का मारा आदमी अपने बचाव में बहाने और कुतर्क करने लगता है। फिर आलोचना से सामने वाले का आत्मसम्मान भी आहत होता है और वह आपसे नफरत करने लगता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अनुभूत प्रयोगों द्वारा यह साबित किया है कि आलोचना से किसी आदमी में सुधार के बजाय आपके उससे संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी दुर्व्यवहार से बिदकते हैं। जिस जानवर से अच्छा बर्ताव किया जाता है, अच्छे काम के लिए जिसे सराहा जाता है, वह तेजी से अच्छा काम करता और सीखता है। महान मनोचिकित्सक हैंस सेलिये का भी कथन है, आलोचना से परिजन, सहकर्मी, मातहतों, मित्रों, कर्मचारियों इत्यादि सभी का मनोबल टूटता है। जो सुधार आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। हर आदमी आलोचना से डरता है, हर आदमी तारीफ चाहता है। ओक्लाहोमा में एनिड निवासी जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी थे। उनका काम यह देखना था कि फील्ड में कार्यरत हर कर्मचारी अनिवार्यतः हेलमेट पहने हों। बिना हेलमेट कर्मचारी पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने लगते थे। नतीजतन कर्मचारी बूझे मन से उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकाल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब के बारे में सोचा। आगे से वे जब भी किसी कर्मी को बिना हेलमेट के देखते तो पूछते कि क्या हेलमेट उसके सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है या आरामदायक नहीं है। बातों में वे उसे यह एहसास भी करा देते कि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं। परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई खटास भी नहीं आई।